नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 24 की लड़ाई की। जी हां, लोकसभा चुनाव की लड़ाई, और इसको लेकर कयासों का बाजार इतना गर्म है, इतने सारे पेंच आ रहे हैं और इतनी सारी संभावनाएं खुलती दिख रही हैं कि सर भी थोड़ा चकराने लगता है। चुनावों की घोषणा मार्च के अंत में होनी है, मैं 2024 की बात कर रहा हूं, और अप्रैल और मई में 7 से 8 चरण के बीच ये चुनाव होने थे। ऐसा होता आया है सालों से। उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की भी बात है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम पर अलग अलग ट्रायल बलून लगातार फ्लोट किए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। और पिछले 10 दिन की बात करें तो एक अजीबोगरीब सी तेजी आ गई है। पहले यह हुआ कि भाई लोकसभा चुनाव 24 के बजाय 23 में ही हो सकते हैं, दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, जल्द करा लेगी सरकार ये चुनाव। और ये कयास कहां से लगने शुरू हुए? ममता बनर्जी ने यह बात कही, नीतीश कुमार ने भी यह बात दोहराई, और उसके बाद सुर में सुर मिलाया अरविंद केजरीवाल ने भी। अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक खत्म हुई मुंबई में। 31 तारीख को ही शाम होते होते इंडिया के खेमे से यह सवाल उठने लगे कि अरे घबरा गया है एनडीए, घबरा गई है बीजेपी, अब चुनाव पहले करवाना चाह रही है, 200 रुपए गैस के दाम भी घटा दिए हैं, छटपटाहट है। इस बीच फिर खबर एक और गिर गई। सरकार ने घोषणा की कि वो 5 दिन का एक विशेष सत्र बुलाने वाली है, 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच। तो जी क्यों बुलाया जा रहा है? अभी तो मॉनसून सत्र खत्म हुआ, वो भी पानी में ही बह गया, गतिरोध ही उसकी मुख्य सुर्खी रही। और शीतकालीन सत्र तो होना ही है दिसंबर में, तो ये सितंबर में क्या जरूरत आन पड़ी? उसी कड़ी में एक और घोषणा जुड़ गई। सरकार ने घोषणा की कि एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक कमेटी का हम गठन करते हैं। और कमेटी की अध्यक्षता भी कौन करेंगे? देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब यह खबर आई कि अच्छा, एक साथ सारे चुनाव किए जाएंगे। अब एक साथ सारे चुनाव कितना जल्द हो सकते हैं? ये 3 महीने में तो नहीं हो सकते। इसके लिए प्रक्रिया है, कमेटी बनेगी, उसके सदस्यों की घोषणा होनी होगी, फिर वो सुझाव लेगी, संसद में जाना है, 2/3 बहुमत चाहिएगी दोनों ही सदनों में। 2/3 बहुमत नहीं है एनडीए की राज्यसभा में, और फिर कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी हो जाएगी। हैज टू बी रैटिफाइड बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। तो क्या ये हो पाएगा? लग रहा था कि ये नहीं होगा। कहीं महिला आरक्षण बिल ना लेकर आ जाए, उसे कानून ना बनाए विशेष सत्र में सरकार। ये सब कयास चल ही रहे थे कि आज शाम, अभी कुछ देर पहले ही, एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कर दी सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने। और उसमें 8 सदस्यीय समिति के सभी के नाम भी जारी कर दिए। पहले तो यह था कि रामनाथ कोविंद अध्यक्षता करेंगे, देश के पूर्व राष्ट्रपति। अब अमित शाह, देश के गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी नेता हैं विपक्ष के लोकसभा में, गुलाम नबी आजाद 5 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एनके सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और संजय कोठारी चीफ विजिलेंस ऑफिसर रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं भारत सरकार के। तो अब ये अधिसूचना जारी हो गई।
और इसमें सबसे अहम बात क्या होती है कि भाई टर्म्स और रेफरेंसेस क्या हैं इस कमेटी के। ये HLC कहलाएगी, हाई लेवल कमेटी। ये देखेगी, परखेगी और सिफारिश देगी किस बाबत, कि संविधान में क्या संशोधन किए जाने जरूरी हो जाएंगे अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है 1950 और 1951, उसमें क्या बदलाव किए जाएंगे और क्या कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये इस बात की समीक्षा भी करेगी और सिफारिश भी देगी कि क्या संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत है, रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, राज्यों की सहमति को लेकर। और सबसे खास बात जो आपको समझने की, पकड़ने की जरूरत है, द HLC shall commence functioning immediately and make recommendations at the earliest। तत्काल काम शुरू कर देगी और जल्द से जल्द अपनी सिफारिश देगी, जल्द से जल्द। अब कहानी कुछ पलटेगी क्या भाई? दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, पर संविधान में प्रावधान है आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, साल भर तक मुलतवी हो सकते हैं, 6 महीने तो एक बार में मुलतवी हो सकते हैं चुनाव। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम सोच रहे थे और मंथन और विमर्श कर रहे थे कि भाई लोकसभा के चुनाव इन 5 राज्यों के साथ ना हो जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टी गंगा ही बहा दी जाए कि लोकसभा चुनाव के साथ इन 5 राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव ही नहीं, बाकी विधानसभाओं के भी चुनाव हो जाएं। अब उसमें 7 महीने का वक्त है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सरकार यही कोशिश भी करती दिखेगी क्या? पत्ते तो पूरे खुलेंगे जब विशेष सत्र आएगा। विशेष सत्र में, और ऐसा होता भी है, पहले भी जो हुए हैं विशेष सत्र, कोई क्वेश्चन आवर नहीं, कोई 0 आवर नहीं, कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं। तो यहां पर निगाहें हैं क्या? यह छटपटाहट है सरकार की, घबराहट है कि भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नुकसान ना हो जाए, सरकार चली गई तो यह अच्छा संदेश नहीं जाएगा। या दरअसल जो इंडिया कह रहा है कि हम एकजुट हो गए हैं तो सरकार अब दूसरी रणनीति बना रही है, या नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे एक साथ चुनाव कराकर बीजेपी तुरुप का पत्ता अपना खोल रही है। और इसी कड़ी में एक और पहलू जुड़ गया, ये इंडिया, कि भाई ये तो घमंडिया है, नाम भी चुरा लिया, देश का नाम चुरा लिया। फिर बहुत से बीजेपी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने कहा ये तो गोरों की देन है, ये तो नाम है ही नहीं, जबकि संविधान शुरू ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 शुरू होता है इंडिया दैट इज भारत। अब इस नाम से परेशानी क्या इस कदर तक भी पहुंच गई है कि सर संचालक मोहन भागवत ने भी क्या कहा है, हम इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। यह मोहन भागवत कह रहे हैं। तो लड़ाई में अलग अलग आयाम एक साथ क्या जुड़ते दिख रहे हैं, और आने वाले दिन राजनीतिक लिहाज से बहुत ही रोमांचक, रोचक और सस्पेंस भरे होने वाले हैं क्या, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा था। हम टेक्स्ट तो दिखा रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या बोला। सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 24 की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं ना, तो 24 की लड़ाई एक देश एक चुनाव पर आई और इंडिया पर घमासान। भारत पर किसका ध्यान? भारत की बात तो हो रही है, लेकिन भारत की भी जब हम बात करते हैं ना, इंडिया को हम मानते हैं कि भाई शहरी जगमगाता हुआ इंडिया, गरीबी से थोड़ा परे, और एक है भारत जो आज भी कहीं न जाने कौन से युग में फंसा हुआ है, गरीबी है, अशिक्षा है,
शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव है, गरीब गुरबों का इलाका। तो इंडिया पर तो घमासान मचा हुआ है, भारत की बात तो हो रही है, पर असल भारत पर भी ध्यान दिया जा रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना और दो वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विजय त्रिवेदी और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो महेश वर्मा, मतलब अब एक देश एक चुनाव, यह संभावना ही नहीं हकीकत में तब्दील होती दिख रही है क्या? उस और कदम उठा रही है सरकार? तो इसमें कमी क्या है? आखिर में हम अगर कह दें कोई चीज तो इस देश में वो पाप हो गया। 1983 में चुनाव आयोग ने इस देश में यही बात कही। 1998 में जस्टिस जीवन रेड्डी के अध्यक्षता में जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी उसमें इसका रिकमेंडेशन आया। 2017 में 2018 में अखिलेश यादव इसके बहुत बड़े हिमायती थे, जो सपा प्रमुख हैं। उसके बाद 2018 में आप ये देखिए कि विधि आयोग, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। 2020 में सर्वदलीय बैठक होती है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, और उसमें सबकी ये सहमति बनती है कि ये देश के हित में है। और आज जब उस चीज़ को वाकई ज़मीन पे उतारा जा रहा है, जो देश हित में है, जो जनहित में है, तो इंडिया, विपक्ष के मित्र, सबने कल से ये हाय तौबा मचाया हुआ है कि अब कितना बड़ा प्रलय आने वाला है इस देश में, कितना बड़ा महापाप हो गया। 9.5 साल बाद याद क्यों आई? महेश की समझ है महेश, नीति आयोग ने, विधि आयोग ने, स्टैंडिंग कमेटी ने, सबने दिए हैं रिकमेंडेशन, प्रधानमंत्री भी बोले हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर ये 9.5 साल बाद एक इंडिया गठबंधन बनने लगता है, 200 रुपए गैस की कीमत आप घटा देते हैं, चुनाव पहले होने के कयासों के भी, अरे सुनिए, डर के मारे। हाँ, ये मतलब अब क्यों याद आता है? वही सवाल बिल्कुल पकड़ लिया आपने। कहना है कि ओहो, अब मैं बिल्कुल सही पकड़ लिया। आपको ये नहीं लग रहा है कि इससे देश का कोई भला होने वाला है? इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि जितने रिकमेंडेशन हुए वो सब बेसिर पैर के थे? आपको ये चीज कहीं कंसिडरेशन में कि भाई चुनाव है कहीं, और बीजेपी की हालत खस्ता है, देश में बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, इंडिया ने जो है बहुत बड़ा काम किया है, इंडिया के जो गैंग में लोग हैं उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो सब लोग साफ सुथरे लोग हैं, वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि उनका रीजन और विजन कहीं देश दुनिया में दिखाई दे रहा है कि इंडिया की 3-3 बैठकें हो रही है और उसमें कुछ नहीं बताया जा रहा कि करेंगे क्या वो लोग। सिर्फ नाम के ऊपर जो है मिल रहे हैं, काम के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है आज कहने और सुनने के लिए। तो सवाल है कि ऐसे लोग, अगर ऐसे लोगों से देश भयभीत हो जाए, ऐसे लोगों से पार्टी, देश नहीं, बीजेपी की और सरकार की बात हो रही है। नहीं, मुझे ये बताइए ना महेश भाई, कर्नाटक हार गए, उससे पहले हिमाचल हारे थे, सुनिए ना, अरे सुनते ही नहीं है यार, थोड़ा धीरज रखिए ना महेश भाई। कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अनुकूल नतीजे ना आए, उसके लिए एक रणनीति बनाई जा रही है क्या? सवाल मेरा ये आपका ये कहना है कि आपका संदीप भाई आपका ये कहना है कि आप मान लीजिए कि आप सब जगह हार रहे हैं, इसलिए आप मान लीजिए कि इंडिया से डर के मारे ये जो हम जो प्रस्ताव है वो हम आने वाले विशेष सत्र में रखेंगे, या पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जो है ये हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हमने कही है या उठाई है। तो ये तो सब चीजें जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में अब से पहले जितना कुछ हो रहा था वो सब छद्म था, और अब जो होगा वो किसी न किसी कारणवश होगा, किसी तो दबाव में हो रहा है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इनके चुनाव मुलतवी भी हो सकते हैं, दिसंबर में चुनाव ना हो, क्या ये भी एक संभावना खड़ी होती है? देखिए, संविधान का जो 83 है उस सरकार को जो है कहीं ना कहीं ये
अधिकार देता है कि वो विशेष सत्र बुलाए, उसको भी इंडिया की वजह से जो है स्थगित कर दिया जाए, उसको भी, उससे भी वंचित किया जाए। 85 में यह है कि हम चुनाव प्रक्रिया को रिफॉर्म की हमारी जो आवश्यकता है उसको हम हर हाल में करें, उसको भी हम रोक दें। 1983 में उस समय सरकार हमारी नहीं थी, उस समय इंडिया नाम की कोई दबाव नहीं था, तब किसने कहा था कि इसको जो है एक नेशन और एक चुनाव की बात? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चुनाव मिजोरम, आयोग, ये तेलंगाना, चुनाव आयोग का इनके मुद्दा है ना। इनके चुनाव क्या अगले साल हो सकते हैं? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। अब मतलब अगर एक देश, एक चुनाव होने हैं तो दिसंबर में चुनाव कराकर दोबारा से मार्च अप्रैल में चुनाव थोड़ा होंगे विधानसभा की? क्या अब कोशिश ये भी होती दिखेगी? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। अगर ये देश हित में है, उसी वही सीधा सवाल है, सीधे सवाल का ही कमेटी हल निकालेगी, सॉल्यूशन आपको देगी। ये देश हित में है, राजनीतिक हित है, उसी के लिए अपना अधिनियम राजनीतिक को हित रखा साध गया रहे है। हैं देश हित के नाम पर। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई किसी भी आप अपने एबीपी से कहिए एक राय शुमारी करा ले, इस देश में देश का कोई नागरिक जो है तो देश इस हित पक्ष में से, नहीं होगा जो इंडिया अपने हित इंडिया बोल से, रहा है। अपने और हित से देश हित में यह है 9.5 कि साल से एक महरूम में क्यों एक था? चुनाव हो। 9.5 साल से देश महरूम क्यों था इस हित 9.5 से? साल से काम उस पे ऊपर। ओ सर, ये वो नहीं है कि आलू डालो और सोना निकालो, ये उस तरह की कहानी नहीं है जो आप समझा रहे हो। ये वो चीज है जिसमें एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं इसमें ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी आप ही तो गिना रहे थे, 1983 से प्रक्रिया चल रही है, आप ही ने गिनाया शुरुआती संबोधन में अपने। सर 1983 में कहने वाले लोग हम नहीं थे ना सरकार में। अच्छा, हम तो नहीं थे ना, तो हम जब आए तो शुरू कर रहे हैं। अगर अच्छी चीज है, अगर आप अच्छा चलो मैं ये कह देता हूं कि इस डर के मारे, कौन सा ऐसा डर है जो हमें कहीं ना कहीं सताया जा रहा है और वो दुनिया को कहीं पता नहीं चल रहा है? सिर्फ तो मतलब ये देश हित में किया जा रहा है। फेयर पॉइंट। एक मिनट, अतुल लौंडे पाटिल अब स्क्रीन पर। अतुल, देश हित में सरकार अगर कदम उठा रही है और ये हर साल, हर 6 महीने, 3 महीने में चुनाव होते रहे, इससे किसका फायदा हो रहा है? काले धन का बेजा इस्तेमाल ही होता है, बाहुबल, धन बल, उसी का इस्तेमाल होता रहता है। देखो संदीप भाई, ये ऐसा है ना कि उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं कि आलू डालो सोना निकालो, तो ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से निकला है। ये कहा तो मोदी जी ने था। अभी अपने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन पे टीका टिप्पणी चल रही है, इधर आलू डालो उधर सोना निकालो। 8 बजे आए थे, नोटबंदी कर दी तो सारे छोटे मंजिले उद्योग को खत्म कर दिया। रात को 12 बजे जीएसटी का नया कानून लाया, गलत तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट की, बच्चे कुचे भी खत्म हो गए। तो लोगों को डर इस बात का लगता है कि जब अभी 6 महीना बचा है और इंडिया स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते जा रही है दिन ब दिन, तो उसके बाद ही आपको सूझता है, जब आपको ये आपकी बौखलाहट या आपका डर नहीं तो क्या है? आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग के चयन समिति से हटा दिया ताकि लवासा जैसा कोई निगेटिव मार्क ना आ जाए, और जो भी फैसला लेना हो, जो भी निर्णय लेना हो, वो प्रधानमंत्री और उनके नीचे जो जूनियर मंत्री है वो लेके निर्णय कर ले, यानी 3-2 का निर्णय, हर निर्णय हो जाए, यानी कोड ऑफ कंडक्ट में आप जो चाहे वो कह ले और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई न हो। ये किस बात का संदेशा दिखाता है? किस बात की तरफ ये अंदेशा करता है? तो इसी बात पे करता है, ये बौखलाहट है। अभी कितना महीना बचा है? क्या? 6-7 अगर एक मिनट अतुल, आप कह रहे हैं कि इंडिया मजबूत लगातार होता जा रहा है, इंडिया मजबूत हो रहा है तो एक देश एक चुनाव के खिलाफ हैं क्या आप मजबूत हो रहे हैं तो लाओ जी, आने दो, ब्रिंग इट ऑन, आने दो सारे चुनाव एक साथ। अगर आप मजबूत हैं तो वहां मजबूती दिख जाएगी। नहीं, अभी देखिए, आप अगर वन नेशन वन चुनाव अगर आज लाना है तो वन नेशन वन चुनाव के तहत ही हुआ। ये सब सरकारें गिराना, सरकारें तोड़ना, ये सारे काम किसने किए हैं? क्या सरकार आगे पीछे? अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ है, हिमाचल का चुनाव हुआ है, कर्नाटक के चुनाव ने सारी बातें सामने खोलकर रख दी। 200 रुपया सिलेंडर आपको कम करना पड़ा। पहले तो आपने लोगों के जेब काटी है 800-1000 रुपया से, अभी 200 रुपया आपको क्यों कम करना पड़ा? आपने तो टैक्स पे टैक्स लगाकर, कच्चा तेल सस्ता पूरे दुनिया में होने के बाद आपने टैक्स पे टैक्स लगाकर लोगों को 27-28 लाख करोड़ से चूस लिया, जबकि 72 रुपए का पेट्रोल महंगा था, 410 रुपए का सिलेंडर महंगा था और 1200 रुपए का सस्ता हो गया। 200 रुपए कम करके बहनों की याद 9 साल के बाद में आई। तो ये सारी चीजें जो है वो बौखलाहट स्पष्ट तरीके से दिखाती है। अभी अगर इनको चुनाव में अगर बदलाव लाना था तो 1.5-2 साल पहले से प्रक्रिया शुरू करते। फिर तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये भी कहा था
कि काले धन का इस्तेमाल चुनाव में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शन होने चाहिए। किसने कहा था ये? अडवाणी जी ने कहा था ना। तो अपने हिसाब से अपने बेनिफिशियल के लिए बात सोचना, तो ये तो डर तो लोगों को ये भी लग रहा है कि जब रात को आते या स्पेशल कुछ करते तो क्या करेंगे। क्या मणिपुर का इशू नहीं था? आप एक संसद में देश चर्चा एक करने चुनाव लायक? के तब तो कोई सिद्धांत विशेष के खिलाफ नहीं हैं। लाया। चाइना अतुल बॉर्डर में अतुल 4,000 कांग्रेस किलोमीटर पार्टी क्या एक देश एक चुनाव सिद्धांत के खिलाफ है? देखिए देखिए उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। आज के तारीख तो में क्या हो प्रक्रिया रहा है, फॉलो तो हो रही है। अभी इतने चुनाव हुए, अभी पांच राज्यों के चुनाव है, उसे मुलतवी कर देना, उससे क्या सारे राज्यों को, 28 राज्यों को एक धरातल पर एक समानता से ला सकते हम कि इनका 5 साल का चुनाव होने वाला है। ये कुछ तो भी अलग ही हो रहा है। और ये जब इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश किया, देश को नुकसान पहुंचा है। अभी एक 6-7 महीने चुनाव को बचे हैं, तभी सूझता है आपको। 2-3 महीना चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव के लिए बचे, तभी सूझता है आपको। और अचानक जिस दिन इंडिया की बैठक शुरू है, सक्सेसफुल शुरू है, जिन्होंने 3 रिजोल्यूशन के साथ सामने आए, जिन्होंने ये रिजॉल्व पक्का दिखाया कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, सब लोगों ने जो इन्होंने टीका टिप्पणी किया था उसका जवाब जो है, तो एक तारीख की सिद्धांत प्रेस तय कॉन्फ्रेंस है, में दिए। आप एक तो देश सामने एक पता चुनाव चलता है ना संदीप भाई। के पक्ष में हैं, पर उसकी टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, टाइमिंग पर सवाल जायज सवाल है क्या? आप करिए एक देश एक चुनाव। एक मिनट रुकिए, अब धीरेन्द्र मुन्ना की बारी। संदीप जी 1 मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। अरे भाई अतुल बोलिए। नहीं, ये कैसा है संदीप जी, बीजेपी फॉर इंडिया जब लिखा, हाँ बीजेपी फॉर इंडिया जब लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर और सब जगह, तब वो सही था। इंडिया शाइनिंग जब 2003-4 में आप किया, मुद्दे से तब सही था। भटक गए। विपक्ष जहां ने अभी वो चल रही है नाम चर्चा, ले लिया था, नहीं 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 नहीं, अभी धीरेन्द्र मुन्ना को लाइए स्क्रीन पर। नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं, ये थोड़ा कि सारी चीज एक साथ आप डाल देंगे। अरे रुकिए ना, शांति कीजिए, शांति कीजिए। धीरेन्द्र मुन्ना को स्क्रीन पर रखिए। हाँ, ये टाइमिंग पर सवाल जायज है क्या धीरेन्द्र मुन्ना, कि 7 महीने चुनाव को रह गए, अब एक देश एक चुनाव होने चाहिए? बीच में बड़ा वक्त आया था, वक्फा था कि 8-9 महीने 10 महीने कोई चुनाव नहीं होने थे, तब ये सारी प्रक्रिया क्यों नहीं कर दी गई? देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहता हूं कि जब भी ये आता है, ये कोई ना कोई कारण जरूर बताते कि ये टाइमिंग का सवाल खड़ा करते। एक भी ऐसा बिल हो या एक भी ऐसी कोई बड़ा काम सरकार ने किया हो, उस समय ये किसी न किसी बहाने विरोध करते हैं। विरोधी दल का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आप जितना भी, अगर कोई सरकार कोई कदम बढ़ाए, आप हर बात में उसमें निगेटिव चीज उसकी देखते रहते हैं। ये कब होगा? और ऐसा तो है नहीं कि इससे सिर्फ लाभ एनडीए को होना है और घाटा इन लोगों को होना है, INDIA वाले को। अगर मान लिया कि ठीक है, इज्यूम करते हैं अभी कि साथ में ही अगर चुनाव होता है, तो होने से क्या गुजरात की सरकार इतनी प्रचंड बहुमत से नहीं बनी है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी प्रचंड बहुमत से नहीं बनी है? अरे देश के लिए यह मांग है और बहुत जरूरी है। जिस कदर से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विश्व में अपनी धमक बना रहे हैं, तो ऐसे सूरत में हम लोगों को चाहिए। GST भी जब हम लोगों ने एक बार लाया था, तो उस समय भी लोगों ने आवाज उठाया था कि नहीं, अच्छा एकदम हुआ से ये आपने ठीक नहीं धीरेन्द्र, होगा। अच्छा हुआ। एक मिनट रुकिए ना, आपने GST GST का जिक्र कर दिया। इसकी एक मिनट सुनिए ना धीरेन्द्र, ये देखिए, फैसला सिद्धांत के तौर पर एक देश एक चुनाव अच्छा फैसला होगा। ये हर 3 महीने में ये चुनावी डमरू क्यों पीटे जाएं? सही बात है, ये मैं भी इसके पक्ष में हूं। पर सवाल यहां पर जो उठा रहा है विपक्ष, की जल्दबाजी में क्यों उठाए जाते हैं? वो नोटबंदी कर दी जल्दबाजी में, सारा MSME सेक्टर डूब गया। आपने GST का जिक्र किया, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, बताया गया गुड एंड सिंपल टैक्स। आज भी 5-5, 6-6 ब्रैकेट गड़बड़ शड़बड़ टैक्स ही बनकर वो आज भी झूल रहा है 6 साल बाद भी। तो जल्दबाजी क्यों? फैसला अगर कोई लिया जाए सोच समझकर, थोक परख कर, क्यों ना उसको इंप्लीमेंट या जमीन पर उतारा जाए? संदीप जी, कैसे आप इसको जल्दीबाजी में कहते हैं? ये चर्चा तो सदन के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि फिजाओं में ये चर्चा चल रही थी। अच्छा, ये तो लॉ कमीशन ने भी, आपने भी बोला कि लॉ कमीशन ने भी इसको बोला है, इसको स्टैंडिंग कमेटी ने भी दिया है।
इस पर सभी नेताओं को 1 to 1 अगर बात होती है तो इस पर सहमत होते हैं, सभ्यों की जानकारी में है, सब लोगों ने अपनी राय भी दी, लेकिन अब वक्त पे सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव के समय में ही अरे भाई, चुनाव बजट में सत्र था, सुधार लाया जाए मॉनसून कि बिना सत्र था, चुनाव के अब विशेष हथुआ सत्र के की जरूरत पड़ बिहार गई। में कहावत है कि खुरपा का गीत। नहीं, उस समय के सत्र में तीन लोगों ने सत्र चलने ही नहीं दिया। सरकार पूरा का पूरा, तो आपने अभी बोला कि बाढ़ में पानी में दह गया पूरा सत्र। तो फिर से एक बार जो जनता के लिए हम लोगों ने वचन पत्र दिए हैं, उस वचन को पूरा करने के लिए तो मतलब आप भी यही बात कह रहे हैं कि देश हित में किया जा रहा है। नीरज कुमार, मुझे एक चीज बताइए, आपके नेता नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि अरे ये जल्द भी करा सकते हैं चुनाव, तैयारी कर लो इंडिया वालों। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी ये बात कह रहे हैं। पर यहाँ क्या उल्टा ही हो गया है कार्यक्रम? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, ये चुनाव थोड़े डिले हो जाएं और अप्रैल मई में अगले साल वो सारे चुनाव एक साथ होते दिखें? तैयारी उस तरफ जाती दिख रही है क्या? माननीय संदीप जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं और पैनल के लोगों से कि हमको जहां तक स्मरण है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से संसद के सत्र की जानकारी दिया। संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार इसके लिए संसदीय समिति कैबिनेट की बनती है, 9 सदस्यीय, 9 विभाग के मंत्री रहते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया होगा ये स्पेशल सेशन क्यों, अर्जेंट सेशन, क्या विशेष परिस्थिति है, देश ये जानना चाहता है। हमको तो लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री को भी जानकारी नहीं है कि किस बात के लिए ये सेशन बुलाया गया है। कौन सी असामान्य परिस्थिति हो गई? क्या चाइना ने अपने नक्शे में भारत के भूभाग को दिखा दिया? आपको तो स्मरण होगा संदीप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 48 मिनट का हिंदुस्तान के लोकतंत्र का काला अध्याय है कि मणिपुर में मात्र 48 मिनट असेंबली का सेशन चला। क्या मणिपुर की बेटी की अस्मत लूट ली गई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए, इसके लिए आप सेशन बुला रहे हैं? अभी तो इसको इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। हिंदुओं का महान पर्व है गणेश चतुर्थी, हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार हैं और उस समय ये सेशन कर रहे हैं। तो सेशन का एजेंडा क्या? अब चलिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, भाई जब पार्लियामेंट में आएगा तो हम लोग भी इसी देश के रहने वाले हैं ना। तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद आपने 2019 के घोषणा पत्र में तो डाला नहीं था कि हम इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई, राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सही मंतव्य आया। सच तो कभी कभी आता है। तो ये मन की बात में भी आपने नहीं कभी कहा कि हम इसको करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं, जो आपने सवाल उठाया और विभिन्न लोगों ने सवाल उठाया टाइमिंग का, लेकिन मेरा सवाल है कि ये तो संविधान के विपरीत आचरण कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। ये कैसे भाई आप कर रहे हैं? संसद का सेशन ना आपने विपक्ष के नेता से कंसल्ट किया, ना स्पीकर कुछ बोल रहे हैं, ना संसदीय कार्य मंत्री यह बता रहे हैं क्या एजेंडा है, और आपने कमेटी बना दिया। और किसको बना दिया? रामनाथ कोविंद जी को। इस देश के इतिहास में बताइए कोई देश का राष्ट्रपति जो रहा हो कमेटी का चेयरमैन होता है? इस मैसेज देने के लिए कि वो दलित हैं, जब संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था दलित के चलते करवाया नहीं। रामनाथ, आपने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, तो कर्नाटका में 60 ऐसे सीट थे जहां दलित और आदिवासी थे, वो सिक्का इनका नहीं चला। भाई इस कमेटी में नीरज बाबू, कमेटी में अधीर रंजन चौधरी भी हैं, विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, वो भी लंबे समय तक विपक्षी खेमे में रहे। तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, मतलब एक देश एक चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हो गए तो बीजेपी को ही फायदा होगा। आप तो कह रहे हैं आप इनको पटकन नहीं दे देंगे। अरे आपको दिक्कत किस बात की है? मैं मूल सवाल ये है। नहीं संदीप जी, हमारा मतभेद नहीं है, हम चुनाव सुधार के पक्षधर हैं, लेकिन हम केवल यह जानना चाहते हैं संदीप जी, मेरा टू दी पॉइंट मेरा सवाल है, 1 मिनट में टू दी पॉइंट सवाल है कि एजेंडा क्या है, विशेष सत्र का अर्जेंट स्थिति क्या पैदा हुई,
ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि गणेश चतुर्थी के समय आपने ये क्यों आयोजन किया। सवाल नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर आप इलेक्शन आपने घोषणा पत्र में जैसे 2 करोड़ रोजगार बोला था, 15 लाख रुपया बोला था, छोटे और सीमांत किसानों को हम देंगे पेंशन 60 वर्ष से, क्या यह आपने कहा था? और आपने जब पहले से लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, नीति आयोग की रिपोर्ट थी, पार्लियामेंट के अंदर आपने बात कहा था, तो अब तक इस दिशा में आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? और जब ये प्रस्ताव आएगा तो हमारे नेता आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे नीरज बाबू। आप मेरे सवाल का मतलब चुनाव साथ कराने में बीजेपी को ही फायदा होगा, ये किस बिना पर कह रहे हैं? नहीं, फायदा अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद फायदा कहाँ है? इसी बेचैनी में तो ये सब हो रहा है। आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी है भी, अगर हो जाती है तो मैं इसलिए कह रहा हूं यह बात कि हम इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, और जैसे एनडीए का कोई घोषणा पत्र नहीं है, बीजेपी के घोषणा पत्र है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन कॉमन कंसेंसस डेवलप करने के लिए जो प्रक्रिया है वो होगा, और इंडिया के घटक दल आपस में विमर्श कर करके जो इनका स्पेशल सेशन होगा उसमें भाग लेंगे हम लोग ना। तो सारी बात समानता का क्या सदन में वो बात तो रखी जाएगी। अब दो वरिष्ठ पत्रकारों से अब इस पूरी गुत्थी की परतें थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। विनोद शर्मा, ये एक देश एक चुनाव शुरू में लगा ट्रायल बलून है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है, ध्यान भटकाने का भी एक तरीका है, पर क्या हम उस राह की तरफ अब तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं? एक तत्परता दिख रही है सरकार की तरफ से क्या? तत्परता तो सरकार की तरफ से है, लेकिन जो तत्परता है वो कितनी सार्थक होगी और कितनी लोगों की नजर में सार्थक है, ये सवाल है आज के दिन। देखिए, स्पेशल सेशन आपने बुला लिया, स्पेशल सेशन अनाउंस करने के बाद आप ये कमेटी का गठन कर रहे हैं और उसको एक टाइम फ्रेम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये अपने रिकमेंडेशंस देंगी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। और इसमें जो मेंबरशिप है, अधीर रंजन को छोड़कर वो सारी वो मेंबरशिप है, वो वही बात करेगी जो सरकार चाहती है वो बात करने के लिए। और मैं किसी के लिए मैं सम्मान कम करके बात नहीं कर रहा हूं। मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली ये बोल रहा हूं कि भले ही वो हरीश साल्वे जी हों, भले ही वो पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो साहब हों, या गुलाम नबी आजाद साहब हों, या साल्वे साहब हों, और असल में डी फैक्टो इसकी चेयरमैनशिप अमित शाह जी के पास हो, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है। देखिए, बात समझिए मेरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होता है, और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसको आपने कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। जो कमेटी इस बात पे रिकमेंडेशन करेगी कि किस तरह से कानून में परिवर्तन किया जाए या आईन में परिवर्तन किया जाए अगर उसकी जरूरत है, वो रिकमेंडेशन इसका करेगी। आपने ये जरूरी नहीं समझा कि विपक्ष के नेताओं से इसके बारे में चर्चा करें। ये समस्त भारत की इलेक्शन प्रणाली के बारे में बात है, जिसमें कि मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, या फिर ये सोच के चल कि सिंगल पार्टी ही रूल है। मल्टी पार्टी सिस्टम में आप क्या बातचीत नहीं करेंगे दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ? क्या आप अधीर रंजन को रखेंगे, लेकिन जो कि लोकसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, पर मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं रखेंगे जो कि राज्यसभा में लीडर हैं, लेकिन उनके प्रेडिसेसर गुलाम नबी आजाद को रखेंगे, जिनके पास ना तो कोई एमएलए है ना कोई एमपी है, और उनकी पार्टी का क्या अस्तित्व है इस हम जानते हैं। वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है गुलाम नबी साहब। वो इसलिए रखा गया है कि भाई गुलाम नबी साहब जो हैं वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि ये सरकार राजी ना हो। और दूसरा, इसमें स्पेशल इन्वाइटी होंगे अर्जुन राम मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, और इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे लॉ सेक्रेटरी। ठीक है, ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन जो मेंबरशिप की कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेयर नहीं है। जो प्रोसेस जिसके अनुसार ये काम किया जा रहा है वो फेयर नहीं है। मैं समझ गया विनोद, बिल्कुल एक लाइन में जवाब चाहूंगा, ब्रेक लेना है मैंने। क्या अब ये
एक ट्रायल बलून की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो सकते हैं क्या? क्या ये हकीकत भी हो सकती है अगले साल अप्रैल और मई में? देखिए, हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन है, जो उथल पुथल मचाने की राजनीति है उनकी, उसमें फिट बैठता है। तो कि ये उथल-पुथल संभव मचा हो दो। सकता है जो हम बात कर रहे थे कि 23 में ना हो जाएं लोकसभा के चुनाव, पर दरअसल 24 में लोकसभा के साथ साथ तमाम देश की विधानसभाओं के चुनाव भी एक संभावना के तौर पर अब सामने आते दिख रहे हैं। लेकिन अभी पेंच और क्या है? बात हो रही है मौजूदा राजनीति की, कई धाराएं एक साथ बह रही हैं। अब एक देश एक चुनाव, ये एक बड़ी धारा के तौर पर दिख रही है, और साथ ही साथ इंडिया बनाम भारत की लड़ाई भी चल रही है, जब से विपक्ष ने इंडिया अपने गठबंधन का नाम रख लिया है। तो यहां पर पहले तो आपकी निगाह में क्या अब हम एक देश एक चुनाव की तरफ चल पड़े हैं? जो 4 दिन पहले तक ऐसे लगता था कि हाँ भाई चलो ये शायद दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, पर खेल उससे आगे चला गया है क्या विजय? बिल्कुल, अब तो चला गया है और ये अब खत्म होकर ही होगा, मुझे लगता है, यदि बहुत कुछ कोई बड़ा अटकाव नहीं हुआ तो। लेकिन इसमें ये बात बार बार कहना कि बहुत जल्दी कुछ अचानक कर दिया है, ऐसा नहीं है। आप जैसे अपने कुछ लोगों ने भी कहा कि भाई 83 में चुनाव आयोग ने कहा, वो तो खैर अलग है, लेकिन उसके बाद इस सरकार को देखें, एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को, तो उसमें 2015 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब पार्टियां, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ इस पर मिनी पार्लियामेंट हो गया, है ना। फिर 2016 में पार्लियामेंट में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, अपनी बात कही कि ये होना चाहिए। फिर उससे भी बड़ी बात, 2019 का 15 अगस्त 2019 को लोकसभा लाल किले से प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। तब मुझे बताइए कि इसमें पे सवाल उठेगा ना? नहीं, अब तो क्या किसी भी दिन होगा ना? हाँ। किसी भी दिन तो कोई चीज होती है। तो अब ऐसे में और अब ऐसा ये कहना कि विशेष 5 राज्यों के चुनाव क्या टल सकते हैं? देखिए, मैं बताऊं, किसी भी दिन होता, 2016 में होता, तब भी ये कि ये सारे प्रोसेस को लेना ही पड़ता। चलिए, ये आरोप तो होते, मैं ये कह रहा हूं, अब ये 5 राज्यों के चुनाव, क्या एक प्रबल संभावना हो गई ये दिसंबर में हो ही ना? ये हो सकता है, यदि सरकार बिल्कुल इस पर मान ले कि भी हमें करवाना ही है एक देश एक चुनाव, तो ये 5 राज्यों के चुनाव को जब खत्म होने वाली हो अवधि, तो उसमें वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और उसको एक्सटेंड कर दिया जाए अगले 6 महीने के लिए, जब तक भी लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव होने की संभावना बनती है। आप सोचिए कि यदि एक तो ये समझ लीजिए कि ये सारे राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे नहीं। यदि सरकार आज भी तय कर ले एक देश एक चुनाव, तो वो संभव नहीं है। फर्स्ट फेज में कम से कम 2 बार चुनाव होंगे 5 साल में, तब एक साथ एक देश एक चुनाव होगा। उसमें जिन विधानसभाओं ने 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल से ज़्यादा पूरा कर लिया मोस्ट, उनको सरकार हो सकती है कि बात करके या राष्ट्रपति शासन लाके कर ले। उससे अलग समझिए, 5 राज्यों के चुनाव अभी होने दिसंबर में, 4 राज्यों के चुनाव, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। नहीं, वो 4, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, झारखंड। हाँ। तो ये 3, वो तो कुल मिला के 15 राज्यों के चुनाव एक साल में होने। उसमें दिल्ली भी है, दिल्ली के जनवरी 25 में है, तो वो भी उसमें शामिल कर लें। यदि 6 महीने पहले, तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन उसको करवा सकता है। तो 15 राज्य एक साथ है, तो क्या वो 15 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराने में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो वो करवाए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे नैरेटिव बिल्डिंग भी है इसमें नुकसान या फायदा, जिससे मजबूती होगी, और ऐसा तो कोई गिवन नहीं है कि जी बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इंडिया कहे कि भाई हम मजबूत थे, इस वजह से डर के कर रहे हैं, तो फिर तो क्या दिक्कत है? आप मजबूत है तो आप आ जाएंगे ना। पर इसमें अब इंडिया का जो आपने जिक्र किया, मोहन भागवत का भी अब एक चीज और जोड़ दूंगा इस वाले में, कि भाई ये सब कर दें, राष्ट्रपति इसको ला दें। मैं समझता था कि उसमें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या कोई फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हो, और सीजीआई जैसे फॉर्मर सीजीआई हो कम से कम, ताकि वो स्टेक होल्डर है। कम से कम इलेक्शन कमीशन तो स्टेक होल्डर है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को तो होना चाहिए था। नहीं, मौजूदा चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी रख सकते थे, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है कि चुनाव क्या संभव है हमारे यहाँ पर, इस तरह से फिजिबल है कि नहीं है। अब इंडिया और भारत की जो ये लड़ाई और सरसंघचालक का भी आ जाना, ये इंडिया खटक रहा है क्या? बीजेपी इसकी काट नहीं निकाल पा रही है क्या? क्योंकि अब वो उन्होंने नारा भी दे दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, दोनों चीजों को वो साथ लेकर चलने उन्होंने तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझदारी दिखाई है कि उन्होंने दोनों चीजों को जोड़ लिया, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। और संघ का ये
शुरू से ही विचार रहा है कि भारत को लेकर, लेकिन क्या हम संविधान में बदलाव करेंगे, जहां पर संविधान की पहली लाइन में बदलाव की तो बात आ बदलाव रही की है। बात आ रही है। एक देश एक चुनाव में संविधान में बदलाव होंगे, उस बदलाव में क्या भारत नाम भी जुड़ भारत जाएगा नाम भी और जुड़ इंडिया को हटाया इंडिया जाएगा। को हटाया जाएगा, लेकिन क्या ये उसकी भी होता दिख संभावना सकता है? कम- विनोद, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, बात यह है कि मेरे दोस्त ने भी कहा कि बड़ी कमेटीज ने रिपोर्ट दी है और पार्लियामेंट्री कमेटी तो मिनी पार्लियामेंट होती है, वहां डिस्कशन हो गया। वो सुझाव था, नहीं तो दिस इज पार्लियामेंट कॉल में फॉर discussion होगा एक्शन, ही। दिस इज कॉल फॉर एक्शन। भाईजान, स्पेशल सेशन बुला लिया तो ये सारी बात स्पेशल सेशन में करते हैं ना कमेटी की, वहां से पारित करवाते। देखिए, ये खुफिया तरीके से इस तरह से आप कोई पेशरफ्त करें जिससे कि संविधान में परिवर्तन की जरूरत हो, और दूसरा आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट रूल के में किसकी चलती है? मतलब जो 5 स्टेट ने अभी इलेक्शन करना है उनमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। बड़ा आसान है कहना, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे वहां। तो जो वहां पर स्थापित मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं, उनको आप चलता कर देंगे बिना 356 इस्तेमाल किए। देखिए, यू हैव डोंट जस्ट हैव टू बी फेयर, यू शुड ऑल्सो कम अक्रॉस एज फेयर, जो इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कई सवाल भी उठ रहे जोड़ूं कि हैं। ये आप सभी का बहुत बहुत एक चीज जोड़ दूं कि कभी भी ये व्यवस्था होती है, एक देश एक चुनाव, क्या 2024 में लोकसभा और तमाम विधानसभा चुनाव एक साथ होने की संभावना और मजबूत होती दिख रही है? कूच बिहार बंगाल से हमारे दर्शक है सुब्रत शर्मा। वो कहते हैं एक चुनाव अच्छा फैसला होगा लेकिन पहले करना चाहिए था, यानी कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। महेंद्र है फरीदाबाद हरियाणा से, एक देश एक चुनाव हो ही नहीं सकता, ये दूर की कौड़ी है, तो क्या ट्रायल बलून है ये? और एक और दर्शक हैं रविंद्र बिंझौल, पानीपत हरियाणा के, ये नीरज चोपड़ा भी यहीं से आते हैं। भारत में कभी भी सरकारें गिर जाती हैं, यहां एक साथ चुनाव संभव नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग जरूर होती दिख रही है। क्या होगा, ट्रैक करेंगे। नमस्कार।